बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो उस कॉइल के ऊपर फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से वो कॉइल टर्न होना शुरू होती है। और जैसे ही कॉइल टर्न करती है तो हम कहते हैं कि भाई ये टर्निंग इफेक्ट है। और ये टर्निंग इफेक्ट तब हुआ जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी। इसी वजह से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, यानी इस रेक्टेंगुलर कॉइल में टार्क प्रोड्यूस हो चुकी है। अब ये जो टार्क प्रोड्यूस हो रही है रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, जब हम उसको प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है हम उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल एक्यू एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों के साथ रिकमेंड नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसी वीडियो की लिंक भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से और इस लेक्चर से आराम से फायदा उठा सके। तो बहरहाल अब हम चलते हैं इस लेक्चर की जानिब। यहां तक तो आप ये चीज जानते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जब मैंने इस बैटरी के थ्रू करंट सप्लाई किया तो अब ये बन चुका है करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब इसके ऊपर जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वो मैग्नेटिक फोर्स उस कॉइल को रोटेट करना शुरू करेगी। ये कॉइल रेक्टेंगुलर है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को वो मैग्नेटिक फोर्स रोटेट करना शुरू करेगी। और जब भी कोई चीज रोटेट हो या जब भी कोई चीज टर्न हो ड्यू टू द फोर्स तो हम उसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स। और ये जो अब मैं लफ्ज अभी कह रहा हूं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका मतलब है टॉर्क। क्योंकि आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। और इसी वजह से आज हम वो चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो टॉर्क के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई ये जो कॉइल है, ये जो मोटर है या जो ये पंखा है कितना तेज चलेगा और इसको रोटेट करने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर कहा कि भाई इस कॉइल के अंदर टार्क प्रोड्यूस हो रही है। तो टार्क जब प्रोड्यूस हो रही है तो टार्क का फार्मूला इस्तेमाल करना फिर कौन सा गुना हो गया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टार्क का फार्मूला इस्तेमाल किया। वो कहता है कि फोर्स इनटू मोमेंट आर्म मिलकर बनाते हैं टार्क को। यहाँ पर ये जो आपके पास मोमेंट आर्म है वो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जो मोमेंट आर्म है वो पोजीशन वेक्टर से हम जाहिर नहीं कर रहे, हम उसको जाहिर कर रहे हैं लेंथ के साथ। क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल इसको कुछ ना कुछ लेंथ है, इसको एरिया भी जरूर है। वो एरिया आगे चलकर फार्मूले में ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आप देखेंगे। लेकिन जब तक वो फार्मूला आए तब तक तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि इस कॉइल को कुछ ना कुछ लेंथ है। इसी वजह से हम यहाँ पर बजाय के आर लिखें या बजाय के पोजीशन वेक्टर लिखें, हम उसकी जगह लिख लेंगे कि भाई एल यानी लेंथ उसका पोजीशन वेक्टर है या उसकी पोजीशन लेंथ है। क्योंकि इसकी लेंथ अगर इस तरफ होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कुछ और होगी, और अगर इसकी लेंथ कुछ इस तरह हो गई तो फिर उसकी जो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ और हो जाएगी। यानी लेंथ जो उसकी है, अगर उसका डायरेक्शन ऐसे तो फिर फोर्स कुछ और, अगर इसका डायरेक्शन लेंथ ऑफ कंडक्टर का ऐसे तो फिर कुछ फोर्स और। यहां आपने ये बात तो समझ ली कि इस लेंथ के डायरेक्शन के ऊपर हमारी फोर्स डिपेंड कर रही है। इसी वजह से यहां पर अगर इसके ऊपर एरो है तो इसके ऊपर एरो देना भी कोई गुनाह नहीं है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर पढ़ा है वेक्टर एरिया, एरिया को कोई डायरेक्शन होता है क्या, लेकिन फिर भी हम वहां पर वेक्टर एरिया देकर आए। अभी आप यहाँ पर मैं आपको वीडियोस के अंदर सही नमूने से डिस्कस करूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो आपके पास एरिया आएगा जिसको हम वेक्टर एरिया कहेंगे, वो वेक्टर एरिया कैसे होता है वो आप वीडियो जरूर देखेगा। उसके अंदर बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि भाई एरिया को डायरेक्शन किस तरह से और एरिया को हम वेक्टर किस तरह से कहते हैं। जिस तरह यहां पर आप लेंथ को वेक्टर कह सकते हैं वहां पर भी हम कहेंगे, लेकिन वहां पर इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि वहां पर एरिया है। अब यहां पर आप देखें,
ये चीज भी हम जानते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर टर्न होगा तो उसमें टार्क प्रोड्यूस हो गई, और टार्क जो है हमें बताती है कि फोर्स इंटू एल, यहां पर इसका फार्मूला हो चुका। यहां पर ये टॉपिक खत्म। अब ये दूसरा टॉपिक भी आप समझें कि जब भी किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस की थी। उसका जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और वो हमने टॉपिक पढ़ा था कि वी नो दैट व्हेन वी केप्ट अ करंट कैरिंग कंडक्टर or a rectangular coil in a magnetic field, then the formula of the force which is exerting on that rectangular coil is F is equal to B I L sin theta। अब यहां पर आ चुकी हैं दो चीजें। एक वो फोर्स जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लगेगी इन पैरेलल साइड्स के ऊपर, यानी ए बी साइड के ऊपर और सी डी साइड के ऊपर। ए बी साइड और सी डी साइड भी बिल्कुल उनका डायरेक्शन वैसा ही है जैसा इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब दूसरी चीज समझे आप, ये जो साइड है ए सी और ये जो साइड है बी डी, इनका जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो ऐसी लाइन का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है, यानी दो साइडें इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ होंगी परपेंडिकुलर, और दो साइडें यानी सी डी और ए बी वो होंगी इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के साथ पैरेलल। तभी हमने इस फार्मूले को या इस फोर्स को डिवाइड किया है दो किस्म की फोर्सेस में। एक वो फोर्स जो इन पैरेलल साइड्स पर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स की, और एक वो फोर्स जो इन परपेंडिकुलर साइड्स पर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स की। अब यहां पर आप देखें, फोर्स ऑन द साइड्स ए बी एंड सी डी, जो आपके पास ये साइड है ये ए बी और ये सी डी, इन साइड्स के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी, और वो साइडें बिल्कुल जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो वहां पर वो चीजें पैरेलल कहलाई जाती हैं, और वहां पर एंगल जीरो बनती है, और पैरेलल का मतलब 0 डिग्री एंगल होता है। तो ए बी और ये सी डी का जो डायरेक्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो इस इन लाइंस का या इन साइड्स का डायरेक्शन भी इसके सेम सेम है, यानी एक ही डायरेक्शन में है। तो हमने लिखा कि थीटा इज इक्वल आपके पास हो चुकी है यहाँ पर 0 डिग्री। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो फार्मूला हमने यही लिया यहाँ पर भी, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, ये फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। तो हमने लिखा F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और थीटा आपके पास जो है वो है 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 0 पुट किया, और साइन 0 आपका बराबर होता है 0 के, और साइन 0 की जगह हमने यहाँ पर लिखा 0, और 0 जब बी आई एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आया वो वैल्यू आया है भाई 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं होगी जब ये आपके पास जो कॉइल की साइडें हैं ये आपकी इसके पैरेलल हो, तो इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि ये इसके पैरेलल हैं। अब हम चलते हैं, या फिर ये अब ये मूव नहीं करेगी, टर्न नहीं करेगी। अब हम चलते हैं इस साइड के ऊपर, जिसमें ये जो आपकी साइड्स हैं ये एसी साइड और ये बीडी साइड, ये दोनों साइड्स इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों साइड्स इसके साथ परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और इन कॉइल्स की साइड्स के दरमियान जो यहाँ पर एंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी 90 डिग्री। जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं वो 90 डिग्री बन रही है। तो हमने लिखा कि भाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा की जगह हमने 90 यहाँ पर पुट किया। जैसे हमने यहाँ पर 90 पुट किया तो साइन 90 का जवाब हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये आप कैलकुलेटर के अंदर करके देखें। तो जैसे साइन 90 का वैल्यू हमारे पास 1 आया, और 1 को जब हमने बी आई एल के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो फोर्स का वैल्यू आया वो आ चुका है F इज इक्वल टू बी आई एल। यानी कि मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल की जो साइड्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इन दो किस्म की साइड्स में किस किस्म की साइड्स में टार्क प्रोड्यूस हो रही है, क्या पैरेलल साइड वाली टार्क साइड्स में टार्क प्रोड्यूस हो रही है, या परपेंडिकुलर वाले जो हिस्से हैं उन पर टार्क प्रोड्यूस हो रही है। तो आप कहेंगे कि जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनके ऊपर फोर्स लग रही है, सारा सारा धक्का जो आ रहा है
उस कॉइल में, या जो वो कॉइल या वो पंखा या वो रोटर चल रहा है, तो वो इन रेक्टेंगुलर कॉइल की जो परपेंडिकुलर वाली साइड्स हैं उनकी वजह से चल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हमने इस इक्वेशन को कर दिया 2, क्योंकि टार्क का हम यहां पर फॉर्मूला लेना चाहते हैं। यहां पर तो टार्क हो गई, या यहां पर तो फोर्स हो गई 0, यहां पर फोर्स है और फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस होगी। जब फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस होगी तो यहां पर तो फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब हम इस फार्मूले को यहां पर छोड़ देंगे, या हम लेंगे अब इस फार्मूले को और दूसरा लेंगे हम इस फार्मूले को। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, टार्क प्रोड्यूस करने का सबब बनेगी। यहां पर है आपके पास सिंपल फोर्स, और ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फोर्स है, और ये फोर्स है आपके पास जो आप पुश करते हैं या आप पुल करते हैं। आपने इस फोर्स के अंदर वो फोर्स पुट करनी है जो मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स आपके पास ये है। इसी वजह से आप इक्वेशन 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो जब आपने ये फार्मूला लिखा टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल, तो एफ की जगह आपने यहां पर क्या लिख दिया, बी आई एल, और एल की जगह आपने यहां पर लिखा है एल सेम। अब यहां पर आप एक और चीज देखें, यहां पर आपके पास है एल और यहां पर भी आपके पास है एल। एल इंटू एल, जब दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वहां पर एरिया बनता है, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ भी एरिया होता है और लेंथ इंटू लेंथ भी एरिया होता है। ठीक है, तो आपने इन दो लेंथ्स को मिलाकर अब इन दोनों की जगह आपने लिखना है एरिया। तो अब आपके पास टार्क का फार्मूला हो चुका है बी आई ए, टार्क इज इक्वल टू ब्या। अब यहां पर दूसरी चीज और देखें, जब आपके पास करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और एरिया भी है, तीन चीजों के ऊपर टार्क यानी डिपेंड करती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ये आप लफ्जों में अपने नोट्स के ऊपर नोट कर दें, ताकि जब दोबारा लफ्ज आपके पास रिफ्रेश होकर आए तो आपको समझ आ जाए वो चीज। अब यहाँ पर जो टार्क है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स के ऊपर भी, क्योंकि जब आप कोई पंखा लेते हैं, जब आप कोई रोटेशन वाली चीज लेते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई इसमें जो वाइंडिंग है वो किस चीज की है, तो वो कहते हैं कि भैया कॉपर की वायरिंग है, इसमें यहाँ पर जिंक की वायरिंग है। तो हमेशा कॉइल तब बनती है जब किसी रेक्टेंगुलर कंडक्टर को हमने वायर से वाउंड करना होता है। जब हमने इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर को वायर से वाउंड किया, तो अब करंट इन वायर्स में से भी गुजर रहा है। अब ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर और ये वायरिंग दोनों मिलकर इसको बनाती हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। अब रेक्टेंगुलर कॉइल में मुख्तलिफ यहाँ पर वायर्स है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर्स है, और जितनी इस कंडक्टर के ऊपर वायरिंग ज्यादा होगी उतना उसके अंदर से करंट फ्लो ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और जितना जहां पर करंट फ्लो या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ज्यादा होंगी, तो उतना वो कॉइल टर्न ज्यादा करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टर्न्स जो उस कॉइल के अंदर है वायर्स के, उनके ऊपर भी टार्क प्रोड्यूस करती है। जब आप किसी रोटेशन वाली चीज को खोलते हैं ना, पंखे को या छोटी सी रिवॉल्विंग चीज को, खिलौनों के अंदर आपने देखा होगा उसके अंदर से छोटी छोटी वायर्स निकलती हैं, और वो वायर्स होती हैं इन टर्न्स की। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम जाहिर करेंगे एन के साथ। इसी वजह से आपने यहाँ पर जो बी आई ए है उसके साथ एन भी इजाफी लिख देनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर भी जो चीज डिपेंड करती है। तो अब आपके पास फार्मूला हो गया टार्क इज इक्वल टू बयान, तारिक जमील का बयान। अब यहां पर एक दूसरी चीज हमारे पास है कि जो एंगल फॉर्म होती है यहां पर, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और कंडक्टर के दरमियान, कंडक्टर के करंट के दरमियान। तो वो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन दोनों के दरमियान जब एंगल बनेगी तो हम यूज कर रहे हैं यहां पर साइन थीटा। तो आपके पास हो गया टार्क इज इक्वल टू बी आई ए एन साइन थीटा। कभी कभार मुख्तलिफ जगहों पर आपके पास यहां पर ऐसे भी लिखा होता है टार्क इज इक्वल टू साइन अल्फा, या लिखा होता है टार्क इज इक्वल टू साइन बीटा। आपने परेशान नहीं होना, बात जो है वो सेम है, वो है टार्क इज इक्वल टू बी आई ए एन साइन थीटा। अब यहां पर यह चीज समझें कि भाई टार्क मैक्सिमम कब होगी, एंगल के बेसिस के ऊपर।
अगर एंगल के बेसिस के ऊपर आप टार्क मैक्सिमम देखना चाहते हैं या मिनिमम देखना चाहते हैं तो इस चीज को अब यहां पर समझें। अगरचे एंगल होगी 0 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और फ्लोइंग करंट के दरमियान, तो वहां पर होगा टार्क इज इक्वल बी आई एन साइन 0 डिग्री, और साइन 0 बराबर होता है 0 के, और 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो टार्क हो जाती है 0। यानी कि जब एंगल 0 होगी, जब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है या इसकी जो लेंथ है वो आपस में हो जाएंगी पैरेलल, तो फिर वहां पर कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं होगी, चाहे वहां पर कितने ही ताकतवर मैग्नेट क्यों ना हो। अब यहाँ पर अगर एंगल 90 डिग्री बने, यानी परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और करंट के दरमियान, या मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साइड्स के दरमियान, तो एंगल 90 डिग्री बनेगी। और साइन 90 डिग्री हमेशा हमेशा वो चीजें याद कर लें, बेसिक हैं, वो बराबर होती है 1 के। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा बी आई एन के साथ, तो आपके पास स्टार का फॉर्मूला हो चुका बी आई ए एन। और यहाँ पर आपके पास अगर वैल्यू पूरा का पूरा सेम मिल चुका तो मतलब वैल्यू आपका मैक्सिमम आया है। तो टार्क मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगी, फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगी। इन द सेम वे आपके पास फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स भी मैक्सिमम तब होती है या मिनिमम तब होती है जब आपके पास एंगल 0 हो, और टार्क भी आपकी मिनिमम या 0 तब होती है जब वहां पर एंगल 0 हो। तो मिलेंगे नए वीडियो में, उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपके साथ साथ हमारा चैनल भी ग्रो होता जाए। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।